हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक का नाम है हमारा सेट। और सेट जो है हमारा सेट टॉपिक हमें दिया हुआ है, जो कि हमें यहाँ पर आज हम इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखो, ये हमारा केवीएस के अंदर भी दिया है और एनवीएस में भी दिया है और ईएमआरएस, ठीक है। ये हमारा टीजीटी पीजीटी दोनों के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसमें हम कॉन्सेप्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि सेट क्या होता है। तो सेट की डेफिनेशन है हमारे पास, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? सेट एक कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। अब वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स से क्या मतलब है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से मतलब है कि जो डेफिनेशन होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी। मतलब एक पर्सन के लिए जो डेफिनेशन है किसी चीज़ की, वो दूसरे के लिए भी सेम होगी। जैसे कि हम इसको ऐसे समझते हैं, सपोज करो हमें पता है कि ए को हम ऐसे लिखते हैं, कि सपोज करो हम ए को ऐसे लिखते हैं। अब ए मेरे लिए भी ऐसे ही लिखा जाएगा, और अगर आप लोग लिख रहे हो ए, तो आप भी ऐसे ही लिखोगे। आपका फ्रेंड लिख रहा है तो वो भी ऐसे ही लिखेगा। मान लिया आपके पेरेंट्स लिख रहे हैं तो वो, क्योंकि हम सबको पता है कि ए अल्फ़ाबेट ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, कैपिटल में अगर हम इसको लिखना चाहते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मेरे लिए ए लिखूं तो कुछ और हो और आपके लिए कुछ और हो। तो दोनों के लिए जो है, सभी के लिए इक्वल होगा। तो इस वेल डिफाइंड का मतलब यही है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो सेट होता है उसको डिनोट कैसे करते हैं। सेट को डिनोट हम करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, यानी कि इस ब्रैकेट से हम इसको डिनोट करते हैं। और दूसरा, सेट को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये सेट है? भैया, इसको हम कैपिटल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी, कुछ भी हो सकता है, सी। ये भी क्या है? हमारी सेट की नोटेशन है, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे चले आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो क्या है हमारे पास। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सेट के, कि सेट जो है किस तरीके से। देखो, पहला दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 18। हमें कलेक्शन बतानी है 18 से छोटे प्राइम नंबर्स की, ठीक है। प्राइम नंबर हमें पहले पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके की एग्जैक्टली या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर वो अपनी टेबल में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर आ गए हमारे पास 2 3 5 7 9, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रैकेट मैंने बताया ही था कि इस तरीके से हम सेट को डिनोट करेंगे इस कर्ली ब्रैकेट में। और ये जो मैंने यहाँ पर ये लिखे गए हैं हमारे पास 2 3 5 7, ये क्या है? ये जो 2 3 5 7 इस तरीके से लिखे। देखो, जो हमने जैसे ये 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7, ये क्या है? ये सेट के मेंबर्स हैं। क्या हैं? मेंबर्स हैं सेट के, या इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स। और इनको हम किससे? कोमास से सेपरेट करेंगे। तो 2 3 5 7 11 13 17, ये क्या है? हमारे सेट्स के मेंबर्स हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कहा है द ऑब्जेक्ट विच बिलोंग्स टू ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट बिलोंग करेंगे उनको हम मेंबर्स, अभी मैंने बताया था, ठीक है। अब मतलब सेट के मेंबर हैं। अब यहाँ पर
दो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, एक आपको इस तरीके का दिखेगा और दूसरा आपको इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा उस सेट से। ठीक है, और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग। इसका क्या मतलब होता है? नॉट बिलोंग्स। ये आगे हमारे पास जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे एनसीईआरटी में से, तब आपको ये जो है यूज़ करने को मिलेंगे कि ये सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अगर कोई एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है तो उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, नहीं करता है तो उसको आप ऐसे क्रॉस कर दोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ तक समझ आया होगा? ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जब हम सेट्स के चैप्टर को करेंगे तो हमारे पास कुछ नंबर्स की नोटेशंस होती हैं। ठीक है, उन नोटेशंस को एक बार हम देख लेते हैं। कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे कि एन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। एन का मतलब है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हमें सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर को करना है तो उसको हम क्यू से दिखाएंगे। क्यू का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो बात कर रहा है रैशनल नंबर की बात कर रहा है। अगर मैंने जेड लिख दिया तो जेड का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये तो सेट ऑफ इंटीजर हो गया। अगर z पॉजिटिव लिख दिया, इसका मतलब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की। और यहाँ पर अगर मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स की। ठीक है, अब देखो क्यू में भी सेम, क्यू में भी वही होता है। क्यू पॉजिटिव लिख दिया तो पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, और क्यू नेगेटिव लिख दिया तो मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास कि कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सी दिया है, मतलब ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं ना, आयोटा वाई से, जहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्स जो होता है वो रियल पार्ट होता है हमारा, और जो वाई होता है ये यानी कि आयोटा वाला जो पार्ट होता है जिसके साथ, इसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं इसके। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास कि W से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सेट W से हम रिप्रेजेंट कर देंगे होल नंबर को, और इरेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इरेशनल नंबर होता क्या है? ऐसे रूट, और रूट के अंदर कोई भी अगर प्राइम नंबर आता है हमारे पास तो वो क्या होता है? हमारा इरेशनल होता है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और जहाँ पर p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स। किस से बिलोंग करेंगे? इंटीजर से, और जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब ये तो भैया नंबर की बात है, तो नंबर सिस्टम में आपने सारी चीज़ें सीखी होंगी कि रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट कितने टाइप से कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो कोई भी सेट है हमारे पास तो उसको हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने टाइप से? 2 टाइप से। ठीक है, पहली टाइप आती है हमारे पास टैबुलर और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, यानी किसी भी सेट को हम टैबुलर या रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। दूसरा सेट बिल्टर फॉर्म, या इसी को हम बोलते हैं रूल मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम? रूल मेथड। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर कि हमारे पास जो टैबुलर या रोस्टर फॉर्म है उसको हम कैसे लिखेंगे।
ठीक है। उसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वे लिस्ट all the elements of set separately them by means of commas enclosed them in curly brackets। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है किस तरीके से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको कैसे दिखाएंगे, देखो ऐसे ध्यान रखना, रोस्ट करना मतलब जब हम किसी चीज को रोस्ट करते हैं तो मतलब उसको बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं ना, अलग अलग मतलब ऐसे समझ लेना उसके टुकड़े से तोड़ दिए, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो इसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे ना, 2 3 4 डॉट 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 इस तरीके से, ठीक है। ये क्या होगी हमारी, इस तरीके की फॉर्म जो है हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी टैबुलर या रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। अब अगली बात करते हैं हम, अगला जो हमारे पास आने वाला है ये है हमारे पास कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है कि वी राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई बाय ऑल इट्स एलिमेंट। तो देखो कोई भी अगर सेट इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते सेट बिल्डर फॉर्म। यानी किसने क्या कहा, सेट को इस तरीके से लिखा है, ये हमारा x है, p ऑफ x है, इस तरीके से हैज़ द प्रॉपर्टीज स्टैंड फॉर सच दैट, ये जो हमने दो डॉट लगाए ना, ये दो डॉट, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट x सच दैट p ऑफ x, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है, इफ़ a इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट, इसने क्या कहा है कि एक सेट ले लिया हमने A जिसके अंदर एलिमेंट इस तरीके से हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने इस तरीके से इसको लिख दिया इस सेट को, ठीक है। अब देखो ना एक बात, अगर मैं ये ऊपर वाला सेट है इसको मैं ऐसे लिख देती 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पे लगा लेती, ठीक है। तो ये जो थी ना हमारी, ये क्या थी, हमारी रोस्टर फॉर्म थी, ठीक है। और इसको जो है इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख दिया कि एक सेट इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि जो x है, यानी x जो एलिमेंट है वो सच दैट इस प्रकार है, कहाँ से, x की वैल्यू जो है 2 के इक्वल है और उससे बड़ी है, 10 के इक्वल है और 10 से छोटी है। इस और क्या बोला गया है कि x जो है क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही तो होते हैं। तो इसने क्या कहा है कि इस तरीके से हमने इसको एक ये जो है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है। टाइप्स में देखो बेसिकली हमें टाइप्स में हम देखेंगे कि हमारे पास सेट्स की फाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट सेट, इफ़ द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर। फाइनाइट का मतलब होता है कि किसी भी सेट के अंदर, कोई भी सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट हैं अगर हम उनको काउंट कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे फाइनाइट सेट हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल दिया है देखो, द सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर, यानी कि हमें सेट बताना है एक साल के मंथ का। अब हमें पता है मंथ में 12 ही, इसमें एक साल में 12 ही मंथ होते हैं भाई, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, ठीक है, यही होते हैं, ठीक है। इसका मतलब इनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं ना, 12 ही महीने होते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनाइट सेट हो गया। अच्छा,
अब अगला देखेंगे कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट को आप ऐसे याद रखना कि किसी भी सेट के एलिमेंट को अगर हम काउंट नहीं कर सकते तो वो हमारा इनफाइनाइट सेट है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 डॉट 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 ऐसे हमारे पास चलते हैं, यानी कि लास्ट नंबर हमें नहीं पता होता। तो ये हमारा किसका हो गया, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं। अब मैंने बताया था कि इंटीजर प्लस में भी होते हैं और इंटीजर माइनस में भी होते हैं। अब आप प्लस में जाओगे तो ये इनफाइनाइट तक चले जाएंगे और इधर जाएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। ना तो इधर वाले का पता है ना इधर वाले का पता है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर भी हमारा एग्जाम्पल हो गया इनफाइनाइट सेट का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब और सेट्स देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है। अब देखो बात करते हैं हम सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट। एक सेट जो कि सिर्फ एक एलिमेंट को रखता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बात करता है एम्प्टी सेट या नल सेट, ठीक है। इसी को हम वॉइड सेट भी बोलते हैं। तीनों नाम सेम ही सेट के हैं, एम्प्टी सेट बोल दे, नल सेट बोल दे या वॉइड सेट बोल दे, ठीक है। अब यहाँ पर एम्प्टी का मतलब होता है खाली, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो हम 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस समझो, ये मैंने लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है। ये जो यहाँ पर जो ये 5 आया है ना, ये एज ए एलिमेंट के तौर पर आया है यहाँ पर, ना कि आप इसको ये समझना कि ये नल सेट है, नहीं। 5 जो है यहाँ पर एज ए नोटेशन के तौर पर हमने लिया है कि ये कोई एलिमेंट है 5, और जो हमारा एम्प्टी सेट है उसको हम 5 से डिनोट करते हैं, मीन्स उसमें कोई भी हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ आई होगी। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल लिखा है हमारे पास एम्प्टी सेट का। क्या एग्जाम्पल है भाई, एक सेट है हमारे पास ए, जहाँ पर x यानी कि जो उसके एलिमेंट आएंगे वो इस तरीके से हैं, सच दैट x क्या है, x इज ए रियल, x रियल है। और दूसरा हमें दिया है कि x² + 1 = 0 है, ठीक है। अब यहाँ से x की हमारे पास 2 वैल्यू निकल करके आएंगी। x की क्या वैल्यू निकल कर आएंगी, 2 वैल्यू निकल कर आएंगी, +1 और दूसरी -1। अब देखो +1 तो भैया ठीक है, लेकिन -1 अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं। मतलब -1 को हम एज ए इमेजिनरी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रियल रूट्स हमें नहीं मिले इस इक्वेशन के, इसकी वजह से ये क्या हो गया, नल सेट या वॉइड सेट हो गया, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। आगे चलते हैं हम। देखो अब क्या है हमारे पास, अब क्या है हमारे पास, ये देखो जैसे एक सेट लिखा है मैंने यहाँ पे, बाकी एग्जाम्पल वही है। जैसे इसने लिख दिया यहाँ पर, इस सेट के अंदर 0 एलिमेंट को रख लिया, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इट कंटेन्स द एलिमेंट 0, ठीक है। अब इसने 0 को रखा है, ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट हमारा नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। सिंगल का मतलब अकेला,
ठीक है भैया, अकेला है मीन्स ये सिर्फ एक एलिमेंट को रखेगा। एम्प्टी मतलब खाली है, उसके सेट के अंदर कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी ये इस तरीके से मैंने लिख दिया तो कह देंगे ये सिंगलटन, सॉरी ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास क्या है यहाँ पर, अगला हम यहाँ पर देखेंगे कि इक्वल सेट्स कैसे सेट्स होते हैं। देखो, इक्वल सेट्स का मतलब होता है टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल्स। दो सेट हैं, उनको हम इक्वल कब बोलेंगे, दो सेट को हम इक्वल कब बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी का एलिमेंट होना चाहिए, और बी का हर एक एलिमेंट ए का एलिमेंट होना चाहिए। यानी उसको ये जो साइन होता है हमारा, ये क्या होता है, इम्प्लाइज का। इसका मतलब ये चीज अगर होगी तो ये भी होनी चाहिए, ये बात ये कह रहा है। ठीक है, यानी कि x जो है वो अगर a में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है कि x b में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर ये कह रहा है कि अगर y बिलोंग करता है b में, इसका मतलब ये है कि y a में भी बिलोंग करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे a और b जो है वो इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, इक्वल सेट्स हैं। अब देखो, सेट्स इक्वल हैं, बस इसमें ऐसे ध्यान रखना कि इक्वल सेट बोल रहे हैं ना, तो ऐसे ध्यान रखना दो सेट इक्वल तब होते हैं जब उस सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर जैसे मैंने एलिमेंट लिखे ए कॉमा बी, दो एलिमेंट मैंने लिखे, तो दूसरा सेट जो आएगा मेरे पास वो एलिमेंट कैसे होने चाहिए, वो मेरे पास एलिमेंट, जैसे मान लो मैंने उसमें बी ए लिख दिया, अब ऑर्डर चेंज कर दिया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट के अंदर आप एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे एलिमेंट को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस सेट के अंदर ए है, इसमें भी ए है, और इसमें बी है, इसमें भी बी है, और इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट कितने कितने हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे इक्वल सेट्स हो गए। मीन्स कार्डिनलिटी भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, कार्डिनलिटी भी दोनों सेट्स की सेम होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो इक्वल सेट्स हैं। अब कार्डिनलिटी से क्या मतलब है, आपने ऐसे देखा होगा एन ऑफ ए, ये क्या है, कार्डिनलिटी ही तो है सेट की, यानी कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ नीचे देखो एग्जाम्पल लिया है हमने, ये वाला, ये दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल सेट्स है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास 3 है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, ये भी 3 है, यानी कि इसमें भी 3 एलिमेंट हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट और सेम सेम शक्ल के हैं, तो इनको हम बोलेंगे कि वो इक्वल सेट हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमें एक नोट दिया है, नोट में क्या कह रहा है, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड इज इमैटेरियल। इमैटेरियल का मतलब है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अब ये देखो ये वाला सेट लिया हमने, ये वाला सेट लिया है, अब बस मैंने इसमें क्या किया है, ऑर्डर चेंज किया है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। फिर क्या कहता है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट इज ऑल्सो इमैटेरियल। अब देखो, किसी भी सेट को जब हम ना लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, उसमें हम एलिमेंट्स के रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं। जैसे सपोज करो कोई भी सेट मैंने ए ले लिया, ए सेट ले लिया, जैसे 2 3 2 3, इस तरीके से अगर मान लो हमने लिख दिया सपोज करो, तो यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है एलिमेंट का, देखो 2 2 3 3, तो हमें इनको अवॉइड करना है, तो मैं सेट को ऐसे लिखूंगी कि भाई उस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है और 4 एलिमेंट। ठीक है, ऐसे हम उसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है।
आगे है हमारे पास कि मल्टीपल सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि मल्टीपल सेट्स क्या होते हैं। मल्टीपल सेट का मतलब होता है ए मल्टीपल सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन विच एन एलिमेंट मे अकर एज ए मेंबर मोर देन वंस। देखो मल्टीपल सेट का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी सेट है, ठीक है, कोई भी सेट है, उसके अंदर जो कलेक्शन है ना एलिमेंट्स की वो अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ए सेट ले लिया, उस सेट के अंदर मैंने इस तरीके से एलिमेंट को रख लिया। अब यहाँ पे देखो डी डी सी सी और बी बी दो बारी आ गए ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल सेट। यानी एक एलिमेंट का एक सेट के अंदर मोर देन वन टाइम्स अगर वो होता है तो उसको हम मल्टीपल सेट्स बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास किसी भी सेट की मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, मतलब किसी भी सेट में एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। तो उसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट अकर इन ए सेट। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट, यही सेट हमने यहाँ पर लिया जो ऊपर वाले में ही हम देखते हैं कि ये सेट ले लिया हमने। अब यहाँ पर मैंने पूछा मल्टीप्लिसिटी बताइए आप एलिमेंट बी की, तो आप क्या कहेंगे कि मैम इसमें तो बी दो बारी आया है, ठीक है, बी 2 टाइम्स आया है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि एक एलिमेंट एक सेट के अंदर कितनी बार आया है वही क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी होती है उस एलिमेंट की सेट के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अगला है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे इक्वल सेट। इक्वल सेट में हमारे पास क्या होता था कि ए सेट और बी सेट इक्वल तब बोलते थे जब उन सेट के अंदर एलिमेंट भी सेम होते थे और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होते थे। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, यानी वो इक्वल हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, इक्विवेलेंट मतलब उसके जैसे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ दो सेट इक्विवेलेंट कब होंगे, जब अगर उनकी कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ सेट्स अगर इक्वल हो जाते हैं, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल होती है कार्डिनलिटी ऑफ बी के, तो इस सेट को, इन सेट को हम कैसे सेट्स बोल देंगे, इक्विवेलेंट सेट। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम इनको कैसे, ए और ऐसे अगर हमें दिख रहा है तो मतलब दो सेट्स कैसे सेट्स हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो सेट्स कैसे सेट्स हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ओके, अब यहाँ पर एक हम रिमार्क ध्यान रखेंगे, और वो रिमार्क क्या है हमारे पास, रिमार्क है हमारे पास कि जो हमारे हर एक पेयर है इक्वल सेट का वो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल सेट हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है इक्वल सेट के अंदर ये वाली तो कंडीशन होल्ड हो जाएगी दोनों के अंदर, ठीक है, ये वाली कंडीशन तो हमारे पास होल्ड हो जाएगी। लेकिन ये जरूर इक्वल सेट में तो क्या होता था, जो हमारे पास एलिमेंट होते थे वो भी तो सेम ही होते थे ना, इसीलिए यानी कि इक्वल सेट हमारा इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। यानी इसने क्या कहा है कि जो यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पर हमारे पास रिमार्क्स में कहा है कि जो इक्वल सेट है, इक्वल सेट है, इसका मतलब क्या है कि वो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। पर ये बात रिवर्स ऑर्डर में फॉलो नहीं करेगी कि सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट्स जो होंगे वो इक्वल सेट होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखो, ओके,
एलिमेंट्स डू नॉट रिपीट व्हेन, वो तो वही है कि एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। उसके बाद कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर बोल लें या कार्डिनलिटी ऑफ सेट बोल लें, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बोले, ठीक है, या कार्डिनल नंबर बोले, वही जो मैंने अभी सिखाया था एन ऑफ ए, ठीक है। अब देखो कार्डिनलिटी कैसे निकालेंगे किसी भी सेट की कार्डिन, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, डिनोट तो हम इसको ऐसे ही करेंगे एन ए, ये ए जनरली यहाँ हम ए से ही डिनोट कर रहे हैं ना किसी सेट को, इसलिए एन ए लिख देते हैं। अगर मान लो आपका मन करा कि भाई मैं तो सेट को बी से दिखाऊंगा, तो आप वहाँ पर एन ऑफ बी लिखेंगे, यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बी सेट के अंदर, ठीक है, बस ये कार्डिनलिटी होती है, ठीक है। फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी हम निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसकी कार्डिनलिटी इन्फिनिटी होती है, हमें नहीं पता होता है, मतलब नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। अब अगर हमें कार्डिनलिटी निकालनी है एम्प्टी सेट की, तो एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी कैसे निकालोगे, ठीक है। एम्प्टी सेट तो आपने कहा था कि मैम ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो अगर कोई सेट एम्प्टी है और उसकी कार्डिनलिटी निकालनी है तो वो 0 होगा। सिंगलटन सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 है, ठीक है। ओके, चले आगे, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अब हमने देख लिया कि अब हमें चेक करना है कि कोई भी सेट है उसके सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। क्या चेक करेंगे, सबसेट्स को चेक करेंगे। सबसेट्स होता क्या है, द सेट बी इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी के हर एक एलिमेंट, बी के जो एलिमेंट्स होंगे, बी के जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, बी के जो एलिमेंट होंगे हमारे पास, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी के हर एक एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। क्या कहना चाह रहा है, बस ऐसा समझना, सब सेट, सब का मतलब क्या होता है, सब का मतलब होता है पार्ट और सेट्स, सब सेट्स, सेट यानी हमारे पास एक सेट दिया होगा, उसी का एक हिस्सा होगा, वो सब सेट कहलाएगा उस सेट का, ठीक है। इसको ऐसे ध्यान रखना, कोई भी एक सेट दिया होगा और उसी का एक हमने टुकड़ा ले लिया होगा जो कि उस सेट के अंदर बिलोंग करता है, उसको हम सब सेट बोल देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब कुछ नोटेशन देख लेते हैं हम यहाँ पर कि अगर हमें सबसेट को डिनोट करना है तो हम उसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे, यानी कि ये ऐसा, कभी कभी आपको एक ऐसा सिंबल भी दिखाई देता है, ये ऐसा, ये हमारा किसको डिनोट करता है, ये होता है हमारा प्रॉपर सबसेट का, क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब इसको यहाँ पर जैसे ये मैंने ये लिखा है बी, ऐसे लिखा है और एक ऐसे लिखा है, ठीक है, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, जो मैंने ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर बी क्या है, सबसेट है ए का, ठीक है, और जो ऐसे लिखा गया है ऐसे, तो यहाँ पर ए जो है ना सुपर सेट है बी का, मतलब ए यहाँ पर बड़ा है, बी यहाँ पर छोटा है, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करते हैं वो देखना एक बारी, कैसे रीड करते हैं। यहाँ पर रीड इसको हम इस तरीके से करते हैं, देखो ऐसे लिखा है तो उसको रीड करेंगे बी इज कंटेन्ड इन ए, यानी बी कंटेन्ड है ए के अंदर, और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और बी जो है वो सबसेट है ए का,
ये है हमारे पास, ये क्या है, सुपर सेट है, ठीक है। एक सिंबल है, जैसे ये ऐसे कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, नॉट प्रॉपर सबसेट। और ये वाला सिंबल क्या है हमारे पास, ये हमारा सुपर सेट का सिंबल है, ये सुपर सेट का सिंबल है, ठीक है। सबसेट का सिंबल ये है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये है। तो सिंबल्स को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इनमें, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे अभी हम जो है चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे कि नोटेशन हमने दी हुई थी, जैसे कि n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, z इंटीजर को, q हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, रैशनल को, r रियल नंबर को, और t हमारा इरेशनल था, ठीक है, इस तरीके से। तो ये रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है कि n, ये रिलेशन ध्यान रखना बस, ठीक है, ये रिलेशन इम्पोर्टेंट है, इसमें कभी कभी हम यूज़ कर लेते हैं कि ये इसका क्या है, सुपरसेट है, ये इसका सुपरसेट है, फिर Q सुपरसेट है R का, T सुपरसेट है R का, N सुपरसेट नहीं है T का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें सेट दे रखा है, ठीक है, और हमसे उसके सबसेट्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेट्स सबसेट्स पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। कभी कभी ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमें सेट दिया है उसकी पहले हम कार्डिनलिटी निकालेंगे, मतलब उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो निकालेंगे, उसको हम 2 की पावर में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। अब अगर हमसे पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट्स तो हमने निकाल लिए, अब नंबर ऑफ सुपरसेट्स निकाल के दिखाओ, तो इसमें कुछ नहीं करते, जो भी हमारे पास जैसे 2 की पावर n आपने निकाली उसमें से एक कम कर देंगे, वो क्या आ जाएंगे हमारे, ये हमारे सुपरसेट्स आ जाएंगे, ठीक है, ये हमारे क्या आ जाएंगे, सुपरसेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोई भी सेट होता है वो सबसेट होता है खुद का, यानी कोई सेट है, अगर हम उसके सबसेट्स बना रहे हैं तो वो सेट खुद भी उसके सबसेट्स में आएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एम्प्टी सेट होता है ना, वो सारे के सारे सेट्स का सबसेट्स होता है, यानी हर एक सेट का एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होगा, और हर एक सेट जो है अपना खुद का सबसेट होगा, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं हम पावर सेट की, कि पावर सेट क्या होते हैं, ठीक है। पावर सेट क्या होते हैं, पावर सेट कुछ भी नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल्स सबसेट्स, यानी कि जो हमने सबसेट्स बनाए, यानी कि किसकी मदद से, वो हमने यहाँ पर सबसेट्स जो बनाए थे वो 2 की पावर n, जो हमारे पास सबसेट निकल कर के आएंगे ना, तो पावर सेट भी बस कलेक्शन होता है सबसेट्स का, यानी कि पावर सेट भी हमारे पास, पावर सेट में हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे जो वो सबसेट्स के आएंगे, जितने सबसेट्स बनेंगे, इसको हम P ऑफ A से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक नोट दिया है, नोट में क्या दिया है, 5A आर बोथ एलिमेंट ऑफ, ठीक है, इफ A इज इक्वल टू 5 देन पावर सेट क्या बन जाएगा 5। अगर इसने कहा है कि A कोई सेट है ना, वो 5 है, मतलब ये एम्प्टी सेट की बात कर रहा है, तो उसके पावर सेट कितने बनेंगे,
पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पहले तो देखो इसके सबसेट निकालेंगे हम। इसका सबसेट कितने बनेंगे, 1, और कलेक्शन ऑफ सबसेट ही तो पावर सेट है, तो पावर सेट भी 1 ही बनेगा। अब ये देखो सिंगलटन सेट ले लिया, मतलब यहाँ पर 2 की पावर 1 मतलब 2, ठीक है। तो इसके पावर सेट कितने बन गए, 2, 5, और ये अभी मैंने बताया थी कि 5 तो सबका ही होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि फैमिली ऑफ सेट्स क्या होता है। क्या बात कर रहे हैं, फैमिली ऑफ सेट्स क्या होता है। फैमिली ऑफ सेट, if we have a set whose element are set themselves, then the set formed is called the family of sets or the class of sets or the set of sets। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो क्या कह रहा है, जैसे ये ए सेट लिया, फिर बी सेट ले लिया, और फिर सी सेट ले लिया, एक फिर हमने यहाँ पर एस सेट बना लिया इन तीनों की मदद से, ठीक है। तो ये फैमिली बन गई। अगला हमारे पास है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, when all the sets under consideration are subset of a larger set, then this larger set is called universal set। ओके भैया, देखो यूनिवर्सल सेट को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे यूनिवर्सल लिखते। यूनिवर्सल में यू कैसे लिखा जाता है, यू ऐसे लिखा जाता है, तो इसका सिंबल भी क्या हो जाएगा, यू, इस तरीके से। और इसमें क्या होता है ना कि जो भी सेट्स, ये सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट। जैसे कि यहाँ देखो ए सेट, पहले ये ए सेट ले लिया, फिर बी सेट ले लिया, और फिर सी सेट ले लिया। अब इसका हमने यूनिवर्सल सेट लिखना है, तो क्या करेंगे, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो रख लेंगे, इसमें जो होंगे वो रख लेंगे, इसमें रिपीटेशन नहीं करना है, क्योंकि रिपीटेशन इसमें जो है नहीं करते हैं हम एलिमेंट्स का, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कंपैरेबल सेट्स क्या होते हैं। दो सेट्स, कंपैरेबल का मतलब जिनमें हम तुलना कर सके। तुलना भाई किस में करेंगे, किस में करेंगे, टू सेट्स आर कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर। देखो क्या कह रहा है कि दो सेट्स कंपेरेबल सेट्स तब होंगे, जैसे ये देखो यहाँ पर, मतलब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ये दोनों सेट जो है कंपेरेबल सेट्स हैं, ठीक है। अगला टॉपिक अगला टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स, यानी कि सेट्स पे हम कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। पहला हमारे पास आता है यूनियन ऑफ सेट्स। अभी मैंने बताया था यूनियन, यूनियन को हम ऐसे लिखेंगे, तो यूनियन में यू आता है तो सिंबल हमारा इसका ये हो जाएगा, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, दो सेट्स का अगर हमें यूनियन करना है, मतलब उनका एक तरीके से समझौता करवा देना है, यानी उनको फिर से इकट्ठा कर देना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने एक सेट ए ले लिया जिसके की एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3, दूसरा सेट मैंने यहाँ पर ले लिया बी सेट जिसके की एलिमेंट मैंने ले लिए 2 3 4, ठीक है। अब हमें इनमें हम दोनों में यूनियन करना है, तो यूनियन ए, यूनियन का सिंबल ये है और ये है हमारा बी। तो इस सेट के अंदर यूनियन वाले सेट में क्या आएंगे, दोनों सेट्स के वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट्स में, मतलब देखो इसमें 1 है 2 3, ए के ये हो गए। अब बी में जो एलिमेंट ए में नहीं है वो भी रख लेंगे, 2 3 है तो इसमें 4 रख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ए यूनियन बी हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब इसका वेन डायग्राम कैसे होता है वो इसमें हम देखते हैं। वेन डायग्राम अगर हमें देखना है इसका, तो वेन डायग्राम हमारे पास होता है इसका ये वाला, कि एक सेट है ये वाला, तो इसका यूनियन सेट कब बनाएंगे,
जब ये सेट इस तरीके से ये सेट है तो यानी ये जो पूरे एलिमेंट्स, ये वाली जो चीज़ आएगी ये पूरी की पूरी क्या है, ए यूनियन बी है। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या क्या कहती है। पहली प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, यानी कि ए यूनियन बी लिखूं मैं या बी यूनियन ए लिखूं, ये दोनों इक्वल होते हैं बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, दूसरा ए यूनियन बी लिखूं मैं और फिर उसका यूनियन सी से करवाऊं, या फिर ए के पहले बी और सी का यूनियन करें और फिर जो आए उसके साथ ए का यूनियन करें, ये एसोसिएटिव लॉ से हम लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखो ये तो ए यूनियन बी लिखते कैसे, अगर ए का यूनियन करवाना है ए के साथ तो ए ही आएगा। मतलब क्या कह रहा है कि मान लो ये जनरली होगा हमारे पास इक्वल सेट के अंदर, जैसे ए सेट है, ठीक है, फिर बी सेट है। अब ए का यूनियन करवाना है हमें ए के साथ ही, तो वो सेट ए ही आएगा हमारे पास। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ की मदद से। फिर अगर मान लो हमारे पास हमने यूनियन करवाना है, किसका यूनियन करवाना है हमारे पास हमें किससे, एम्प्टी सेट से। तो एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, इसका मतलब फिर ए का यूनियन अगर फाई से कराते हैं तो वो ए ही सेट आएगा, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, फिर ए का यूनियन कराना है यूनिवर्सल सेट से, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा है तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। उसके बाद अगर ए अगर हमारा प्रॉपर सबसेट है बी का और ए यूनियन बी अगर हम करा रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, बी के इक्वल आ जाएगी। फिर उसी तरीके से ये हमारे पास सबसेट है। फिर अगर हमें ए और बी का यूनियन अगर हमारा फाई आता है, मतलब एम्प्टी आता है, इसका मतलब ये है कि ए सेट भी एम्प्टी है और बी सेट भी एम्प्टी है, तभी तो दोनों का यूनियन एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, अब अगला ऑपरेशन हम इसमें देखेंगे, वो है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, दो सेटों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दो सेट्स हैं, उनके बीच में कॉमन क्या चीज़ है। देखो ये जैसे वेन डायग्राम है, ये जो वेन डायग्राम है यहाँ पे ये बी सेट है, ये ए सेट है। ठीक है, तो ये वाला जो कॉमन हिस्सा है दोनों में, इसको ही हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। और इंटरसेक्शन इसका उल्टा हम यूनियन का साइन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि जो x होगा वो इस तरीके से होगा कि x a में भी बिलोंग करेगा और x b में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इंटरसेक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शंस। प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग क्या है। पहली, ए इंटरसेक्शन बी को हम बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, किससे, कॉम्यूटेटिव लॉ से। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ की मदद से हम इसको लिख सकते हैं। अब कॉम्यूटेटिव की वजह से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते ए, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ से। फिर ए इंटरसेक्शन ए लिखेंगे तो हमारे पास ए ही मिल जाएगा। अगर ए का इंटरसेक्शन फाई कुछ कॉमन है ही नहीं तो फाई आ जाएगा। ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल से
तो भैया देखो दोनों में कॉमन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट तो हमारा जो होता है ना वो सबसे बड़ा सेट होता है और फाई जो होता है वो सबसे छोटा सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट और ए सेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए सेट ही आएगा हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से। फिर अगर हमारा प्रॉपर सेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम प्रॉपर्टीज देखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शंस की, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज देखेंगे भैया यहाँ पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी को हम लिख सकते हैं कि इसको बस बेसिकली क्या किया गया है ना, जैसे कि हम दो ब्रैकेट खोलते थे, जैसे ए बी इस तरीके से दिया है और फिर मान ले सी डी दिया है, तो क्या करते हैं इसको खोलते, जब पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते, फिर कोमा में फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते। वही चीज़ इसमें है कि ए की बी के साथ किया, इंटरसेक्शन लगा दिया, फिर साइन हमारे पास यूनियन का था, फिर ए का सी के साथ किया, ठीक है, इस तरीके से। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया हमारा, यानी हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वेन डायग्राम देखो हमारे पास, ये वेन डायग्राम हमारे पास बन जाएंगे दोनों के, ठीक है, इस तरीके से। ये आप लोग देख लेना, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ये बनेगा इसमें, और ये वाला इधर वाला, और इसमें हम लेंगे ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद ये दूसरे वाला दे रखा है हमारे पास, इसको आप देख लेंगे, ए यूनियन ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको हमने इस तरीके से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिख दिया। ये दोनों के क्या हैं, वेन डायग्राम, इनको आप लोग जरा देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बात कर रहा है कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट, देखो जॉइंट का मतलब तो किसी चीज को जोड़ना होता है, और डिस कर दिया। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, देखो जॉइंट का मतलब जोड़ना, डिसजॉइंट मतलब उसको अलग कर दिया। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट है तो सच दैट अगर ए इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, तो यानी कि दो सेट है, अगर मैं जैसे ए सेट है और बी सेट है, ए सेट है और बी सेट है, दोनों का मैं इंटरसेक्शन ले रही हूँ, तो वो मेरे पास फाई आ रहा है। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है अगर फाई आ रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी हमारे पास एम्प्टी सेट निकल रहा है, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन हमारे पास आएगा फाई। जैसे कि ये देखो, ये इसका वेन डायग्राम है कि ये ए सेट है, ये बी सेट है, दोनों अलग अलग है भाई, बी अपना अलग है, ए अपना अलग है, ठीक है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं, जब इनमें कॉमन है ही नहीं तो ये कैसे सेट्स होंगे, ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमें दिया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन सेट इज ए सेट विच कंटेन ऑल दोज मेंबर ऑफ द यूनिवर्सल सेट दैट डू नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट्स। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, आम भाषा में समझो इनको, कि कोई भी सेट है अगर हमें उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो अगर हम उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट को हम पहले तो देख लेते हैं। जैसे ए डैश कहीं लिखा मिल जाए, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का सी होता है, या फिर इसके ऊपर इस तरीके से दिख जाए, ये तीनों की तीनों नोटेशन है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट
ऑफ ए सेट की। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं, मतलब उस सेट के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उसको हम कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। जैसे यहाँ ये लिखा है कि जो x होगा ना वो इस तरीके से होगा कि x यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा लेकिन x बिलोंग नहीं करेगा उस सेट से। ठीक है, मतलब उस सेट के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी के सारे एलिमेंट्स जो है हम उस सेट के कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे। ठीक है, समझ आया? आगे चले। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास आगे है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी कि कोई सेट है हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी उसके कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, पहला, अगर एक यूनिवर्सल सेट है, वो अगर प्रॉपर सेट है ए का, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? फाई, यानी कि नल सेट। फिर क्या कहता है? ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनियन सेट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारे पास क्या? फाई। फिर फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई। फिर कोई भी सेट हमने लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट किया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, तो वापस से हमारे पास वही सेट मिल जाएगा। फिर आता है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन जो है हमारा इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर मान लो मेरे को ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हमारा यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा डी मॉर्गन लॉ। अब अगला टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस ऑफ ए सेट। दो सेट्स दिए हुए होंगे, कोई भी सेट है, उनमें हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास, जैसे सिंबॉलिकली हम a माइनस बी से दिखाएंगे। ये हमारे पास a माइनस बी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने डिफरेंस निकालना, a माइनस बी करना, a सेट है कोई, b सेट है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए सेट के वो एलिमेंट नहीं लेंगे जो कि बी सेट के अंदर है। ठीक है, एक बारी दोबारा देखते हैं। जब भी हम दो सेट्स का डिफरेंस निकालते हैं, तो जो सेट हमारे पास पीछे दिया होता है, उस सेट के एलिमेंट को अगले जिससे भी हमें डिफरेंस करना है उसके एलिमेंट को में से कट कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर b माइनस ए है, इसका मतलब क्या है कि देखो a माइनस बी लिखना है, तो x सच दैट, x किस तरीके से आएगा कि x जो हमारे पास आएगा ना वो x a से बिलोंग करेगा, लेकिन x जो होगा वो b से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, b से बिलोंग नहीं करेगा। अब मान लो b माइनस ए करना है, तो x जो होगा हमारा b से बिलोंग करेगा, लेकिन x हमारा a से बिलोंग नहीं करेगा। रिमार्क, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी दो सेट हमने लिए और उनका डिफरेंस जैसे a माइनस बी किया और b माइनस ए किया, ये कभी भी हमारा इक्वल नहीं होता है। ये बात इम्पोर्टेंट है इसमें कि a माइनस बी यानी ए बी का डिफरेंस कभी भी इक्वल नहीं होगा बी ए के डिफरेंस के। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि अगला हमारे पास क्या आता है। यहाँ पर हमें एक रिमार्क दिया हुआ है। रिमार्क में क्या कहता है कि a माइनस बी, ए बी का डिफरेंस
और ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए क्या होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। मीन्स इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, दो सेट्स है जैसे कि इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। किस तरीके से कि ए ट्रायंगल दिखेगी हमें बी, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कि द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द यूनियन ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, यूनियन होता है ए माइनस बी और बी माइनस ए का। ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का, ठीक है। यानी कि x जो होगा वो किस तरीके से होगा, वो बिलोंग करेगा a माइनस बी से और x बिलोंग करेगा b माइनस ए से। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, जैसे a माइनस b इंटरसेक्शन c को कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी यूनियन ऑफ a माइनस c, ठीक है। फिर a माइनस बी यूनियन c को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c। फिर a माइनस बी को लिख सकते हैं यूनियन b माइनस a इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। अब a ये तो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ही है, a यूनियन b इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशन वी यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी, यानी जो हम सेट्स को हम प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं वो कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन है कि इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, अगर ए और बी क्या है, फाइनाइट सेट है, मतलब जिसके कि हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी फाई है, फाई है मतलब ये दोनों कैसे सेट हैं, फिर डिसजॉइंट सेट्स हैं। देन हम कहेंगे कि एन यानी कि जो कार्डिनलिटी आएगी ए यूनियन बी की वो इक्वल हो जाएगी हमारे पास एन ए प्लस एन बी की। दूसरा इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, ए और बी दोनों फाइनाइट सेट हैं, तो एन ऑफ ए यूनियन बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यानी एन ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एन ऑफ बी एन बी ए, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। ये कुछ और प्रॉपर्टीज दी हैं, आप लोग इनको जरा याद कर लेना, ठीक है। इसमें बताने वाली ऐसी कुछ बात है नहीं, तो प्रॉपर्टी यहाँ आप लोग खुद से याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम इंटरवल्स की बात करें कि इंटरवल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इंटरवल बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब होता है कि फाइनाइट इंटरवल में तो हमारे पास वो नंबर मिलेगा और इनफाइनाइट में हमारे पास एक तरफ इनफाइनाइट ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो बेसिकली, फिर जो हमारे ये वैसे तो हमारे पास देखो एक होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है हमारा ओपन इंटरवल, और एक होता है हमारा क्लोज्ड ओपन, और एक ओपन क्लोज्ड, ठीक है। ये हमारे इंटरवल्स होते हैं, क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड ओपन ओपन क्लोज्ड, चार टाइप की, ठीक है। अब देखो, अब
इसमें क्या है कि ये जो इस तरीके से लिखा है ए और बी, ठीक है, ये हमारा ओपन इंटरवल है और उसको यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से है कि x जो आएगा ना वो हमारा इस तरीके से आएगा। ये हमारा ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखो ऐसे दिखा होगा, यानी कि जो इंटरवल हम लेंगे ना इसके अंदर a और b एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये क्लोज्ड इंटरवल है a और b, इसका मतलब a और b एलिमेंट इसके अंदर शामिल हैं। इसमें क्या होगा, इसमें a तो शामिल है लेकिन b शामिल नहीं है, इसमें a शामिल नहीं है b शामिल है, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट वाला है, ठीक है, ये ओपन a है, a को तो नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, फिर यहाँ पर a ले लेंगे, इन्फिनिटी इसका पता नहीं है भैया, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर बस ये एक डार्क सर्कल होता है और एक हमारा ओलो होता है। डार्क सर्कल से हम कहीं ना कहीं आपको देखा होगा, डार्क सर्कल का मतलब है कि वो नंबर जो है वो इंक्लूड है उस इंटरवल के अंदर, ठीक है, इंक्लूडेड है, और इसका मतलब है कि वो नंबर नॉट इंक्लूडेड है, यानी उसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो है चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।